हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 मार्च 2022 के, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 2 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी फ्यूचर नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको यहीं से मिलेगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको ज्वाइन कर लें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, Which country became the first country to approve the use of dash plant-based COVID-19 वैक्सीन। देखो दो क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो आपने ये बताना है कि ऐसी पहली कंट्री कौन सी है जो इस प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को यूज करेगी, और उस वैक्सीन का साथ में नाम भी बताना है। और ये कंट्री है दोस्तों कनाडा, और इस वैक्सीन का नाम है कोविफेंस। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, डी होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, चाहे इसको आप स्लाइड से याद रखें तब भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जाएगा। तो कोविफेंस जो है ये वर्ल्ड की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि 18 से लेकर 64 साल के अडल्ट्स को लगाई जाएगी। और ये कनाडा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो सरकार की कनाडा की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसको चलाने में काम करता है, उसने इसको अप्रूवल जो है वो दे दिया है। और कोविफेंस का जो निरीक्षण किया गया पूरा का पूरा, तो उसमें ये 71% इफेक्टिव पाया गया कोविड-19 के खिलाफ। इवन ये ओमिक्रॉन जब वेरिएंट नहीं आया था उससे पहले की बात है। लेकिन फिर दोबारा से टेस्ट कुछ किए गए, जिसमें 75% जो है वो सक्षम पाया गया। जो डेल्टा वेरिएंट है, आप कह सकते हो इंडिया का वेरिएंट है, जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया था। और 89% ये इफेक्टिव है, जिसको हम कहते हैं गामा वेरिएंट, जो कि कौन सी कंट्री में स्थित है, ब्राजील से जो है वो उत्पन्न हुआ था। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। इस वैक्सीन का नाम कोविफेंस है, और कनाडा ने इसको अप्रूवल दिया, और ये सबसे पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण जो है वो किया गया है। और एग्जामिनर आपको सीधा भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो आपने सीधा आंसर दे देना फिर कोविफेंस। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम मिगा भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बैंक इंडिया के एक हेड भी हैं, और साथ में बांग्लादेश के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं, जिनका नाम क्या है, जुनैद कमल अहमद। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। और आपने याद रखना है, जब भी हम बात करते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टोटल 5 डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है, उसमें से एक कौन सा है, मिगा। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि 5 कौन कौन से हैं। जुनैद कमल अहमद, आप देख सकते हैं उनका चेहरा, वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेड, उनको अपॉइंट कर दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो, ही वुड लीड द ऑपरेशन साइड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑपरेशंस का सारा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का खुद संभालेंगे, और वो अपना ऑफिस जो है वो 16 अप्रैल से संभाल लेंगे, 16 अप्रैल 2022 से। अभी जो हैं वो करंटली मैं आपको पहले बता चुका हूं, वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर हैं वो इंडिया के, वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया साइड से। इट ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। अब मिगा का काम क्या है, किस तरह से काम करता है, कि कल को कोई कंट्री के अंदर पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी है, उसको संभालने में काम करता है। क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटीज जो है वो देता है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा जो है वो मिल सके, ताकि वो अपने आप का जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। तो इसकी अपॉइंटमेंट के साथ ही बिकेम दी ओनली सेकंड बांग्लादेशी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं बहुत ही फेमस बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हैं, तो दूसरे ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनको इस तरह की हाई पोजीशन पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से या वर्ल्ड बैंक में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले एक और थे बांग्लादेशी, जिनका नाम था फैजल चौधरी। नाम अगर आप याद रखना चाहते रख सकते हैं, फैजल चौधरी, जो फर्स्ट बांग्लादेशी नेशनल थे जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे ऑपरेशनल साइड के इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन ये दूसरे बांग्लादेशी हैं, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और वर्ल्ड बैंक इंडिया साइड से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपने जरूर याद रखने हैं, जुनैद कमल अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पांचों की पांचों ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक की जो 5 डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस है वो कौन से, एक तो आपको पता लग गया मिगा है, एक दोस्तों IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
एक हमारे पास IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक है हमारे पास ICSID, इसका मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। तो ये पांचों की पांचों वर्ल्ड बैंक की जो हैं वो डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन मिगा के बारे में बात करें तो मिगा का हेडक्वार्टर याद रखना है वाशिंगटन DC होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो वाशिंगटन DC है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और मिगा की स्थापना जो है वो 1988 में की गई थी। एक नाम यहाँ पे आप और देख रहे हो, हेमंत जैन, बहुत ही फेमस लॉयर हैं, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बहुत ही फेमस हैं हेमंत जैन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच बैंक हैज टाइड अप विद द महाग्राम टू पावर अप द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। देखो फिर से दो क्वेश्चन है इसके अंदर कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने महाग्राम के साथ टाई अप किया है। महाग्राम जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, उसके साथ टाई अप किया है कौन से बैंक ने, ताकि जो बैंक सखी प्रोग्राम जो है वो चल रहा है उस स्टेट के अंदर बैंक का, उसको और बढ़ावा जो है वो दिया जा सके। और ये बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और स्टेट है हमारे पास ओडिशा। तो आंसर हमारे पास क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम के साथ टाई अप किया है ताकि बैंक सखी प्रोजेक्ट को ओडिशा के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सके। आप यहां भी देख सकते हैं, महाग्राम टू पावर बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू प्रोजेक्ट बैंक सखी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो महाग्राम क्या करेगा, महाग्राम जो है मैंने पहले ही बताया अलग अलग तरह की सहायता प्रदान करता है बैंक्स को। तो महाग्राम जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ताकि रूरल फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, रूरल एरिया में जो है वो फाइनेंस दिया जा सके। और ये बैंक जो है वो फाइनेंस किसको देगा, ज्यादातर ये देगा वुमेन को, क्योंकि नाम क्या है प्रोग्राम का, नाम है प्रोग्राम का बैंक सखी, सखी मतलब औरत या सहेली आप कह सकते हो। तो महाग्राम ने जो है वो 11,000 बैंक सखीज जो हैं वो चुनी है, मतलब 11,000 औरतें जो हैं वो चुनी हैं, जो कि भारत ATM प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो उनको बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी, खास करके रूरल लोगों को, और उनके घर तक जो है सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और खास करके जो है वो जो छोटे छोटे किराना स्टोर्स होंगे रूरल एरिया में, उन तक ये सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी। मतलब सिंपल है, अगर आप इसको इजी लैंग्वेज में समझोगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो महाग्राम, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनर रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, उसकी मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कहां तक पहुंचाएगा, रूरल एरिया में। और खास करके वो सर्विसेज किसको मिलेंगी, वुमेन को मिलेंगी, ताकि उनको अगर क्रेडिट मिलेगा तो वो और भी काम जो है वो कर सकते हैं। तो इस पार्टनरशिप का मेन मकसद यही है कि लोगों के घर तक जो है वो उनको सर्विस मिले और फ्री बैंकिंग सर्विसेज जो है वो उनको मिल सके। खास करके ये कहां पे स्टार्ट हो रही है, स्टेट ऑफ ओडिशा के अंदर। और महाग्राम आज भी कई बैंक्स की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। 15,000 पिन कोड्स के ऊपर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक उसमें बैंकिंग है, उसमें ई गवर्नेंस है, उसमें अलग अलग तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। और महाग्राम जो है वो 2015 में स्थापित किया गया था ताकि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके। और लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पूना महाराष्ट्र। इसके MD और CEO हैं AS राजीव, नाम याद रखना है कौन है, AS राजीव। और टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक, एक परिवार एक बैंक, या आप कह सकते हो वन फैमिली वन बैंक। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने थर्ड फेज लॉन्च किया है मॉनसून मिशन का। देखो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, कीवर्ड इसमें क्या है, मॉनसून मिशन का फेज 3 जो है वो लॉन्च किया है, और ये है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉनसून मिशन 3 जो है वो स्टार्ट किया गया, और इसको आप कह सकते हो कि बहुत ही जल्दी सरकार जो है वो इसको अगले फेज में जो है वो लेके आएगी, मतलब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेगी। इसमें होगा क्या कि जितना भी मॉनसून के बारे में हम बता सकते हैं किसानों को, लोगों को, वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से सटीक बता सकें। तो इसमें सीजनल या इंट्रा सीजनल जो मॉनसून होगी, जैसे मॉनसून जो है वो मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग में जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इंडिया में दाखिल कर जाती है, तो बिल्कुल सटीक जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। और ये फोरकास्ट जो है वो बहुत ही सही टेक्नोलॉजी के साथ जो किया जाएगा, इसी को नाम दिया गया मॉनसून मिशन। और आप याद रख सकते हो कि इसका पहला जो फेज है वो 2012 में लॉन्च किया गया था, 2017 में वो खत्म हुआ। फिर दूसरा फेज जो है वो 2017 में जो है वो शुरू हुआ, 2020 में वो खत्म हो गया, क्योंकि कोविड था तो हम इतना ज़्यादा फोकस जो है इसके ऊपर नहीं कर पाए। तो मेन मकसद तो यही है, दोनों फेज का यही रहा, तीसरे में भी यही रहेगा कि जो मॉनसून वेदर है, जो हमारा मॉनसून आने वाला है या जो उसका वेदर रहेगा, उसका क्लाइमेट रहेगा, उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट जो है वो किया जा सके। और इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी लेवल पे भी, या हम जो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में अपने आप को जितना भी काम कर रहे हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और भी बेहतर जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से मौसम के बारे में जानकारी जो है वो होगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है, ये बात आपने याद रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो किसके पास है, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
याद रख सकते हो। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर, उधमपुर कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और मिनिस्ट्री सिविल एविएशन किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सबको पता है नरेंद्र सिंह तोमर जी। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है अश्विनी वैष्णव जी। तो ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको अपॉइंट किया गया है नया सीईओ और प्रेसिडेंट नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का? बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट बनाया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो और नाम है इनका अभिषेक सिंह। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? डी होगा। कौन है अभिषेक सिंह? ये करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के। याद रखना है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के जो सीईओ हैं अभिषेक सिंह, उनको बनाया गया है नया सीईओ और प्रेसिडेंट नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, 1995 बैच के। कौन से कैडर से बिलोंग करते हैं? नागालैंड कैडर से बिलोंग करते हैं। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने रहेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के। लेकिन साथ ही साथ जो हैं वो सीईओ और प्रेसिडेंट कहलाएंगे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है वो बेसिकली क्या है। ये एक तरह की असिस्टेंस प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को क्या करती है? पूरा का पूरा मैनेज करती है। उसको इंप्लीमेंट करने में जो है वो सरकार की हेल्प करती है। और जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सेंटर के हैं चाहे स्टेट के हैं, जितना भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स होंगे उनको देखने में कौन हेल्प करता है? वो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो नाम याद रखेंगे अभिषेक सिंह। अब यहाँ पे उनका चेहरा जो है वो देख सकते हैं। और ये करंटली एक पद पे ऑलरेडी हैं, और वो पद कौन सा है? वो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ। तो अब बन गए हैं साथ में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के भी सीईओ, या आप कह सकते हो उसके प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एम्बिट फिनवेस्ट जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आप कह सकते हो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक के साथ? ताकि एमएसएमई कस्टमर्स को जो है वो हम लोन प्रोवाइड कर सके। तो कौन से बैंक के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है? और ये बैंक हमारे पास है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो याद रखना है यूबीआई के साथ एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने साइन अप किया है ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर्स को हम लोन प्रोवाइड कर सके। और खास करके ये फोकस करेंगे 11 स्टेट्स के ऊपर जहां पे एम्बिट फिनवेस्ट का जो है वो नेटवर्क फैला हुआ है। तो मेन मकसद यही है कि जिन एमएसएमई, जिन छोटे उद्योगों के पास जो है वो पैसा नहीं पहुंचा, उन तक पैसा जो है वो पहुंचाया जा सके। और को लेंडिंग के अंदर आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि अगर एनबीएफसी और बैंक इसको साइन करते हैं तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोन जो है वो दे सकता है, और एनबीएफसी को कम से कम 20% जो है वो लोन अपनी किताबों के अंदर देना ही होगा। तो यूबीआई का कमिटमेंट है ये कि हम जो है वो एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम उनको लोन जो है वो तैयार करके देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यूबीआई के बारे में याद रखें 1919 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं राज किरण राय जी। राज किरण राय जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो थ्रू दिस पार्टनरशिप एमएसएमई जो कि हायर इंटरेस्ट, जो कि अलग अलग तरह से लोन ले रहे हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और बैंकिंग सर्विसेज भी उनको प्रॉपर नहीं मिल रही हैं। तो अब जो यूबीआई की मदद से उनको कम इंटरेस्ट पे जो है वो लोन मिल जाएगा, और बहुत ही कम रेट पे वो उसको जो है वो अदा कर सकते हो। मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट जो है वो बैंक उससे लेगा। और इससे क्या होगा? कैपिटल डिप्लॉयमेंट होगी, मतलब वो अपने पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं और पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पैसा उनके पास बचेगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो एमएसएमईज के ऊपर डालेंगे। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ ये कितनी स्टेट्स के अंदर दिया जाएगा? 11 स्टेट्स के अंदर दिया जाएगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज? एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का आविष्कार किया गया है, डेवलप किया गया है। कौन से आईआईटी की तरफ से वो किया गया है ये आपने बताना है, और ये किया गया है आईआईटी कानपुर की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, ताकि जो फसल है उसको किसी भी तरह की फंगस से, किसी भी तरह की बीमारी से जो है वो बचाया जा सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे नैनो पार्टिकल का नाम है नोवल नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबोलाइट। तो ये इसका नाम है, याद रह गया तो भी ठीक है, अदरवाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम। लेकिन आपने याद रखना है कि ये नैनो पार्टिकल का आविष्कार या इसको डेवलप जो है वो आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स की तरफ से किया गया। और 2021 में
ये नैनो पार्टिकल्स का आविष्कार किया गया था, लेकिन अब ये दूसरा ऐसा नैनो पार्टिकल बनाया गया है जो कि एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो आप कह सकते हो महारत हासिल करता है। आईआईटी कानपुर और भी रिसर्च करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो अब उन्होंने ये दूसरे नंबर पे ये इसको बनाया है। पहला एक बार बना चुके हैं नैनो पार्टिकल 2021 में, अब दूसरा नैनो पार्टिकल ये बनाया है। और इस तरह के जो नोवल नैनो पार्टिकल्स हैं ये एक तरह से जो फसल है उसको बचा के रखने का काम करते हैं। फसल के आसपास अपनी जो है वो एक बॉर्डर सी बना लेते हैं, जिसमें जो क्रॉप्स हैं उनको इन्फेक्शन नहीं होती, वो किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। कोई फंगल है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उससे भी बचाया जा सकता है। तो नैनो पार्टिकल्स एक तरह से बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव है किसी भी फसल को बचाने के लिए या फसल की प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए। और किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में खास करके इसको चावल की जो हमारी धान की जो फसल होती है, जो राइस की जो फसल होती है, चावल की फसल होती है, दोनों में इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो है इसको राइस क्रॉप में जो है वो यूज किया जाता है। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको स्लाइड से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है ताकि ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम काम करें। ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स की जब मैं बात करता हूं तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी आ गया, उसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण किया जाए, या कोई अल्टरनेट फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करके हम कुछ और यूज करें, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट भी साफ हो और साथ में हमारी जो कॉस्ट कटिंग है वो भी हो सके, लाइक लोगों का पैसा भी जो है वो उसमें बच सके। और ये है हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एचपीसीएल ने ये एग्रीमेंट साइन किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि हम इस अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस कर सकें। तो एमओयू ये साइन किया गया ताकि ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स को हम कंप्लीट कर सके, जैसे कि 175 गीगावाट टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, 2022 तक हमने अचीव करना है। ऐसे ही अगर आप देखोगे हमने एक टारगेट रखा हुआ है 450 गीगावाट का, जिसको हम 500 गीगावाट तक लेके जा रहे हैं कि 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे। तो हमने कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनानी है 2070 तक, ये हम ऑलरेडी जो है वो कह चुके हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। और इसी के साथ जो सोलर जो कॉर्पोरेशन है हमारी, उसने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर ऑलरेडी थाना हुआ है कि हमने अलग अलग तरह की प्रमोशंस करनी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, और बहुत से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट करना है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इसको हम अलग अलग जगह पे इसको यूज करेंगे। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोई स्टोरेज सिस्टम हो गया, कोई वेस्ट टू एनर्जी हम बना सकते हैं, हम पावर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा फोकस चल रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर चल रहा है। हाइड्रोजन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज किया जा सके मोबिलिटी के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो जो हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर अपने आप को जो है वो फोकस कर रहा है, और साथ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर के ऊपर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, खास करके अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये खास तौर से आपने याद रखना है, ये एचपीसीएल और किसका मिलाप है, ये है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में एक दो चीजें आप याद रख सकते हो कि इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसकी चेयरमैन है इंदु शेखर चतुर्वेदी। याद रखना है इंदु शेखर, चाहे ओनली इंदु शेखर याद कर ले, पूरा नाम मत याद रखें, इंदु शेखर चतुर्वेदी ये पूरा नाम है इनका। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। और इस स्कीम का नाम है नान मुथालवन, और शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि साउथ इंडियन नेम है, नान मुथालवन ये स्कीम का नाम है। लेकिन आप समझ सकते हो इसको कि स्कीम के तहत जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनको फ्यूचर वर्क के लिए जो है वो हम तैयार कर सकें। और ये स्टेट है तमिलनाडु, और इसको स्पेशली लॉन्च किया है वहां के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जी ने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, एम.के. स्टालिन। तो एजुकेशनल स्किल्स को इंप्रूव करना है, नॉलेज को इंप्रूव करना है, टैलेंट को बढ़ाना है, और 10 लाख यूथ को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। इस स्कीम के अंदर ये टारगेट जो है वो रखा गया है, ताकि सारे स्टूडेंट्स या जितने भी यूथ हमारे पास हैं जो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं या कॉलेज पास आउट हैं, तो उनको हर तरह के एरिया के अंदर हम बेहतर बना सके, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चाहे सोचने की शक्ति है, चाहे जितना सोचा है उसको करने की शक्ति हो, या उनमें टैलेंट के अंदर वृद्धि करनी है। ये टारगेट जो है इसके अंदर रखा गया है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे नान मुथालवन की, इसका मतलब होता है आई एम द फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट, द यंगेस्ट तमिलनाडु टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो इस तरह से इसको स्कीम को नाम जो है वो दिया गया है। और इस मुथालवन का मतलब बेसिकली हम कई बार चीफ मिनिस्टर को भी कह देते हैं, मतलब इसको अगर ट्रांसलेट करें तो वो उसको चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो ये जो गैप है जो बच्चे खास करके कोविड के कारण उत्पन्न हुआ है,
तो उसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो पीछे हट गए हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके, इसलिए स्कीम का गठन जो है वो किया गया है। तो स्कीम का मेन मकसद आपको समझ आ गया होगा कि स्किल्स प्रोवाइड करनी है, खास करके बच्चों को नई आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, ताकि उनको हेल्थ के बारे में पता लग सके, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकें। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर सिखाई जाएंगी। और खास करके ये स्पेशली कहा भी गया है कि जितने भी स्कूल जो हैं वो बनाए जाएंगे तमिलनाडु के अंदर, या जितने ऑलरेडी हैं उसमें 9 से लेकर 12 तक इसको एक अलग से सिलेबस में भी ऐड किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट कोर्स को। तो ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना है। और तमिलनाडु के गवर्नर जरूर याद रखें, ये कौन है? RN रवि जी, याद रख सकते हो, RN रवि जी यहाँ के गवर्नर हैं। पहले ये नागालैंड के गवर्नर थे, लेकिन अब बना दिए गए हैं तमिलनाडु के। इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित जी थे, जो आजकल कहाँ के गवर्नर हैं? पंजाब के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप पिक्चर से करोगे। पीएम एड्रेसेस पोस्ट बजट वेबिनार ऑन विजन ऑफ गति शक्ति। एंड ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था किसने? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो गति शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए एक वेबिनार किया गया, उसके लिए कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई। तो इसमें ये देखना था कि रियल टाइम क्या क्या चीज़ें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि गति शक्ति आपको पता होना चाहिए एक नेशनल मास्टर प्लान है। एक नेशनल मास्टर प्लान है जिसके अंदर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, उसको हमने इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए इस गति शक्ति के लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसके अंदर बहुत हाई ऑफिशियल डिग्नेटरीज, जो बहुत ही फेमस ऑफिसर्स हैं, अकेडमिशियंस जो अलग अलग बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, ताकि वो डिस्कस कर सके किस तरह से इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ई कॉमर्स सेक्टर है, जिसमें सामान को हम लोड करने का, सामान को रखने का, ये सारा किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है जिसके थ्रू जो है वो लाइक आप कह सकते हो कि हमने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करना है। लेकिन इसको किसने डेवलप किया है? इसको किया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने डेवलप किया है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा 2022-23 के बजट के अंदर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम डेवलप कर सके। मैं पहले बता चुका हूँ, पीएम गति शक्ति जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का एक प्लान है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से एक ही इसमें न्यूज़ है जो आपने खास तौर से याद रखनी है। गति शक्ति के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 26 फरवरी को 2022 में जो अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, नेशनल रोल आउट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अप्रूव कर दिया गया है। तो ये जो डिजिटल मिशन है ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, और 1600 करोड़ रुपए जो है वो इसमें सरकार की तरफ से दिए गए अगले 5 सालों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, ताकि इसको अच्छे से चला सके। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। लेकिन ये होता क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो है क्या? इसमें क्या होगा, जितने भी सिटीजन्स होंगे जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर आएंगे, उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। उस नंबर को फिल करके अपना जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो डिजिटली अपना वहाँ पे सेफ रख सकते हैं। तो उनका जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो सारा का सारा डिजिटली जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। ये है हमारे पास आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जहाँ आप ये कह सकते हो इसको सितंबर 2021 में मोदी जी ने ही अप्रूव किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, तो यूनियन मिनिस्टर हैं इसके मनसुख मंडाविया जी। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन है, इंडिया और कौन सी कंट्री ने रिन्यू किया है अपना पैक्ट, जो कि बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट है, और वो लगभग $75 बिलियन का है। बहुत बड़ी बात है। और ये कंट्री है जापान। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो जापान और इंडिया ने एक बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट, जिसको हम BSA एग्रीमेंट कह देते हैं, और दो कंट्रीज के बीच में ये साइन हुआ है, ताकि हम लोकल करेंसीज को एक्सचेंज कर देंगे। इसका मतलब होगा कि जो इंडियन रुपी है, हम अगर जापान को देंगे तो हम इंडियन रुपी में पेमेंट कर देंगे जो भी जापान से सामान मंगवाएंगे। मतलब सामान हमारे पास आ गया, उनके पास इंडियन रुपी में पैसा चला गया। अब वो रुपी का जापान क्या करेगा? जापान जब इंडिया से कुछ खरीदेगा तो वो रुपी में पैसे को वापस कर देगा। हम भी ऐसे ही करेंगे कि वहां की जो करेंसी है जापान की, वो हम रख लेंगे, और जब जापान से कुछ खरीदेंगे तो हम उसको पे कर देंगे। तो इसको कहते हैं स्वैप एग्रीमेंट, बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट। और ये दो तरह का होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी कंट्री इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इंडिया और जापान इसको यूज कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। या कई बार ये क्या करते हैं कि US डॉलर के बदले में हम अपनी करेंसी जो है वो पे कर देते हैं, तो US डॉलर नहीं पे करेंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, करेंसी जो है वो जापानीज येन है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो फूमियो किशिदा है। सिर्फ इसको इसी तरह से याद रखना है।
गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा 2050 तक। ये एक रिपोर्ट दी गई है, किसकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ से। और 2050 तक या 2100 तक, मतलब आने वाले अगले 80 सालों के अंदर जो है उसका जो वाटर लेवल है वो राइज कर जाएगा। बहुत से कारण हो सकते हैं और सबसे बड़ा कारण आपको पता ही है क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है, तो इंडस का लेवल तो वो कहते हैं उसी से बढ़ेगा। और ज़्यादातर बारिश होगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का लेवल जो है वो उस बारिश के कारण जो है वो आप कह सकते हो उसका वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ स्टार्ट रेटिंग सिस्टम। याद रखना है, हेल्थ स्टार्ट रेटिंग सिस्टम। ये फसाई की तरफ से स्टार्ट किया गया ताकि जो भी आपका पैकेट फूड होगा उसके अंदर ये बताया जाएगा कि उसको कितने स्टार मिले हैं। अगर 1 स्टार मिला है तो कम थोड़ा सा न्यूट्रिशियस है, दूसरा मिला है 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, 5 मिले, उसके अकॉर्डिंग उसको बताया जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टार्स ये पैक के सामने लगे होंगे जो बताएंगे कि कितना फूड हेल्दी है या कितना अनहेल्दी है, कि उसके अंदर कितना सॉल्ट है, शुगर है, फैट है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टार जो है वो दिए जाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अशनीर ग्रोवर, बहुत फेमस नाम और बहुत से बच्चे इनको टीवी पे देख रहे थे आजकल। जो शार्क टैंक आता है उसके अंदर इन्होंने क्लेम कर दिया था कुछ, जिसके कारण जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहे। अब ये रिजाइन कर चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के पद से भारत पे के। को फाउंडर रह चुके हैं ये भारत पे के, लेकिन अब इनको रिजाइन करना पड़ा। इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनियां भारत पे, उनके पद से ये रिजाइन कर चुके हैं। अब ये 9.5% इनके पास टोटल स्टेक है, जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यू जो है वो 1900 करोड़ रुपीज़ है। और आप कह सकते हो कि अब ये एक सिंगल लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर के तौर पे रहेंगे, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर जो है वो या तो कंपनी के पास हैं या किसी कुछ बंदों के पास है, लेकिन वो 9.5% से कम है। तो भारत पे जो है वो 19th ऐसा स्टार्टअप है पूरे देश का जो यूनिकॉर्न बना। यूनिकॉर्न का मतलब उसकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट, डेनियल मेदवेदेव की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हो गया, वर्ल्ड के नंबर 1 आ चुके हैं। नोवाक जोकोविक दोस्तों दूसरे पे चले गए हैं। बहुत ही मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है नोवाक जोकोविक। मेरे ख्याल से जितने बच्चे देख रहे होंगे उनका भी फेवरेट होंगे, और दूसरे नंबर पे आ गए हैं। थोड़ी सी उदासी जरूर है, लेकिन दोबारा से लौटेंगे, 1 नंबर पे फिर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो डेनियल मेदवेदेव जो है वो पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं। और डेनियल मेदवेदेव कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? रशिया। रशिया हर तरफ छाया हुआ आजकल, तो रशिया से ये बिलोंग करते हैं। और नोवाक जोकोविक जो है वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और नोवाक जोकोविक लगातार 361 हफ्तों से लगातार टॉप 1 पे बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। और ये 18 साल में पहली बार हुआ है कि टॉप 4 में, जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं, बिग 4 कहते हैं उनको, नोवाक जोकोविक हो गया, रॉजर फेडरर हो गए, राफेल नडाल हो गए या एंडी मोरे हो गए, तो इनके बिना कोई पहले नंबर पे आया है। और ये 18 सालों के बाद हुआ है, बहुत बड़ी बात है फिर से। तो और लास्ट ईयर इन्होंने यूएस ओपन 2021 भी जीता था। यूएस ओपन 2021 इन्होंने जीता था। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया है। नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए मनु कुमार श्रीवास्तव, नाम याद रख सकते हैं, 1986 के आईएएस बैच ऑफिसर हैं। इससे पहले देवाशीष चौधरी थे, लेकिन अब लगा दिया गया मनु कुमार श्रीवास्तव को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है वो 1 मार्च को बनाया गया। तो सिविल डिफेंस या उनका जो पर्सोनल है पूरा का पूरा, उनकी जो लाइफ्स गई हैं देश की जान बचाते हुए, तो उनको ये याद करता है। तो 1 मार्च को इसको मनाया गया। और इसका थीम बहुत बड़ा है, तो याद करने की जरूरत नहीं। इसका थीम है सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इन द फेज ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स, फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक्स। तो इस दिन का मेन पर्पज क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी कि सिविल डिफेंस जो है वो किस तरह से काम आता है, सिविल प्रोटेक्शन किस तरह से काम आती है, इमरजेंसी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से कर सकते हो, ताकि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो आम लोग हैं, उनको प्रिपेयर किया जा सके कि किस तरह से डिजास्टर के टाइम पे या इमरजेंसी के टाइम पे आप जो है वो देश के लिए काम आ सकते हो। तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो भी 1 मार्च को मनाया गया। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का यही मतलब है कि हर बंदे की एक डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हमने मेंटेन रखना है और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और 16 स्पेशली ये बताते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और इसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के लिए, और वो सिंबल है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई का सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है, एक साइन है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो मनाया गया। और थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। तो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उन लॉज को खत्म कर दो, उन कानूनों को खत्म कर दो, और जो एम्पावर करेंगे, लोगों को शक्ति प्रदान करेंगे, उन लॉज को बनाओ। तो ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम जो है वो 2022 का रहा है।
इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 मार्च 2022 का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है? और उसका आंसर क्या था? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बोथ ए एंड सी इसका आंसर था, क्योंकि ब्रेटन वुड एक जगह है जहां पे ये दो ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा बनाया गया था, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक को, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। ट्विंस मतलब दो। इसी के साथ आते हैं, और साथ में याद रखना है दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे, वाशिंगटन डीसी। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज है 189 है, आईएमएफ की जो है वो 190 है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया की नहीं है? तो आपने हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये आंसर बताना है, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे इसी स्माइली की तरह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको माफ करने की क्षमता जो है वो अपने अंदर जरूर रखते होगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।